गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है उसमें अब तक आप मतलब उसमें हमने केवल एक थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा था वो केवल एक डेरिवेटिव था, उसमें थ्योरी भी थी, लेकिन इसमें कुछ आपका क्या है, एक थ्योरेटिकल पार्ट है। जैसे आपने पढ़ा होगा, सिलेबस में भी देखा होगा, वर्ण विक्षेपण है, प्रकीर्णन है, इंद्रधनुष है, कैसे कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो पहला है इसमें वर्ण विक्षेपण। तो बहुत ही ध्यान से, वर्ण विक्षेपण, या इसको हम बोल सकते हैं परिक्षेपण। इसको क्या बोल सकते हैं? परिक्षेपण। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण का जो मतलब है, उसका मतलब क्या है कि जो आपका प्रकाश होता है उसको अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि रे ऑफ लाइट को डिफरेंट डिफरेंट एक कलर के स्पेक्ट्रम में विभक्त करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी एक सीधी सी परिभाषा है कि प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, इसकी जो परिभाषा है। आगे का जो इसमें है, अब वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण जो होता है उसमें क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है, कलर का स्पेक्ट्रम, जिसमें एक स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं, यानी कि जैसे अगर हम परिभाषा लिखें, स्पेक्ट्रम का मतलब है रंगों का एक समायोजन होना, यानी कि पर्टिकुलर एक ही चीज, एक ही शेप में हमें बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। तो रंगों का एक समायोजन होना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो ये जो प्रक्रिया है स्पेक्ट्रम वाली, वो आपकी इसमें होती है वर्ण विक्षेपण में या परिक्षेपण में। अब स्पेक्ट्रम होता है बेटा, वो होता है आपका दो टाइप का। पहला होता है आपका दृश्य स्पेक्ट्रम। पहला कौन सा होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम। और दूसरा क्या होता है आपका? अदृश्य स्पेक्ट्रम। अदृश्य स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो दो प्रकार होते हैं, दृश्य के और अदृश्य के। तो दृश्य जो स्पेक्ट्रम है उसमें कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको पर्दे पर लिया जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे पर्दे पर लिया जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, यानी कि ये दृश्य फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से आपके दो तरीके के स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई भी आपका जैसे प्रिज्म है, इस तरीके से प्रिज्म हम सब जानते हैं ये कांच का बना होता है। अब जब कोई भी एक प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण
इस प्रिज्म में क्या होती है, आपतित की जाती है, एंटर करवाते हैं, तो वो अपने 7 कलरों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाती है। ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, सघन माध्यम है, तो सॉरी ये विरल है वायु। कांच कैसा है आपका, सघन माध्यम है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे हम एंटर करवाते हैं तो वो 7 कलरों में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। इस तरीके से उसका विभक्त यानी कि परिक्षेपण होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो कलर होता है वो होता है आपका रेड, यानी कि आर से हम इसको व्यक्त करते हैं, और नीचे का जो होता है वो होता है आपका वॉयलेट, यानी कि बैगनी, यानी कि इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके कलर का एक स्पेक्ट्रम आता है। नीचे आपका जो स्पेक्ट्रम है वो बैगनी कलर का दिखाई देगा, ऊपर का कैसा दिखाई देता है आपका, लाल कलर का। ठीक है, तो जो ये टोटल 7 कलर होते हैं वो कलर कौन से होते हैं आपको, वो होते हैं विबग्योर। ऐसे ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हैं, विबग्योर। बैगनी रंग का जो विक्षेपण होता है एक तरीके से, ठीक है ना, बैगनी रंग का, क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक है वो ज्यादा होता है, तो इस वजह से ये इसका अपवर्तन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये दूर भागेगी। जबकि लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है बैगनी रंग के कंपैरिजन में, सबसे कम इसी का होता है। तो ये आपके सारे कलर हैं। तो विबग्योर के नाम से, यानी कि ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है कि BIBGYOR, ऐसे आप इसको व्यक्त कर सकते हो। तो V का मतलब तो यही हो गया वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब क्या हो गया, बैगनी। ठीक है, I का मतलब हो गया इंडिगो, इंग्लिश में भी याद रखना, इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है जामुनी। ठीक है, V ये वाला जो V है, V का मतलब होता है ब्लू। क्या होता है, ब्लू। ब्लू का मतलब क्या हो गया यहाँ, नीला। ठीक है, इसके बाद जी का मतलब क्या होता है आपका, ग्रीन। इसको एरो लगा के लिख सकते हो, ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या हो गया, हरा। वाई का मतलब क्या हो गया, येलो। येलो का मतलब क्या हो गया, पीला। ठीक है, ओ का मतलब ऑरेंज, यानी कि नारंगी कलर। और आर का मतलब हो गया रेड, यानी कि लाल। तो इस तरीके से ये एक स्पेक्ट्रम इसमें हमें दिखाई देता है। इसका जो मेन पाथ है वो ऐसे होता है। अब यहां से इतना इतना इसमें क्या होता है, विक्षेपण हो रहा है मेन पाथ से, घूम रहे यानी कि मुड़ रही है वो किरण अभिलंब की तरह। ठीक है ना, तो इस स्पेक्ट्रम को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कलर के फॉर्मेट में। इसमें 7 कलर होते हैं। बी का मतलब वॉयलेट, नीचे से स्टार्ट करें, नीचे से ऊपर की तरफ, जामुनी यानी कि इंडिगो, ब्लू यानी कि नीला, ग्रीन यानी कि हरा, वाई यानी कि येलो पीला, ओ का मतलब ऑरेंज नारंगी, आर का मतलब रेड। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण बोलते हैं। ठीक है ना, अब इस पूरे स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नीटा बी या एन बी, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन आर। तो एन बी की जो वैल्यू होती है बैगनी रंग के लिए, अपवर्तनांक की जो वैल्यू होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, तो इसी कारण इसका जो अपवर्तन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं बैगनी रंग के लिए
बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक एवं लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है। जब अपवर्तनांक की वैल्यू ज्यादा होगी बैंगनी के लिए तो इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा अपवर्तन होगा नहीं होगा। इसका मतलब रेड कलर का कम होगा, इसका ज्यादा होगा। यहाँ से चित्र से दिखा हुआ इसका जो मेन पाथ है वो तो ये है। अब सबसे ज्यादा जो रंग भाग रहा है वो कौन सा होता है आपका, वॉयलेट कलर होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे ऐसे निरूपित कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया। उसके बाद इसमें एक चीज आती है, इसको हम बोलते हैं कोणीय विक्षेपण। क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण में एंगल के आधार पे विक्षेपण होता है। ठीक है। एंगल के आधार पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो आपका बैंगनी है और जो आपका लाल रंग है, तो इनके कोणीय विचलनों का जो अंतर होगा उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, कोणीय विक्षेपण में। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है ये। तो ये तो सिंपल परिभाषा है विक्षेपण की। अब है कोणीय विक्षेपण। तो देखिए कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण यानी कि एंगल वाइज सबसे ज्यादा किसका था, बैंगनी का था। ठीक है ना। और सबसे कम किसका था, रेड का था यानी कि लाल रंग का। तो इन दोनों का विक्षेपणों का जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। और कोणीय विक्षेपण को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। किससे व्यक्त करते हैं, थीटा से। तो इसमें एक इक्वेशन आती है थीटा बराबर डेल v माइनस डेल आर। क्योंकि विव ग्योर के अकॉर्डिंग v से लेके r तक, ठीक है ना, v का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा तो इसका विक्षेपण भी ज्यादा हो रहा है, एंगल ज्यादा बन रहा है। रेड का कम होता है। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रम में कलर ये है और लास्ट कलर कौन सा है, रेड कलर है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे निरूपित कर सकते हैं। तो परिभाषा अगर हम लिखें यहाँ पे तो क्या बनेगी परिभाषा, परिभाषा लिख सकते हैं बैंगनी रंग के लिए कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, ठीक है। कोणीय विक्षेपण या कोणीय विचलन भी बोल सकते हैं हम। डेल से हम विचलन को तो प्रोजेक्ट करते हैं, विक्षेपण तो इसके लिए हो जाएगा कोणीय विचलन। और कोणीय विचलन का किसको व्यक्त करेंगे, डेल वी। एवं लाल रंग के लिए लाल रंग के लिए कोणीय विचलन, कोणीय विचलन, कोणीय विचलन को किससे व्यक्त करेंगे, डेल आर से। ठीक है। का अंतर, का अंतर, दोनों का अंतर क्या कहलाता है, कोणीय विक्षेपण कहलाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी सीधी सी एक परिभाषा यहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है बेटा। इसके बाद एक परिभाषा आती है इसमें, वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या आती है? वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा या डब्ल्यू से आप व्यक्त कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे तो इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन येलो कलर का विचलन, यानी कि येलो कलर को वहां पे एक आइडल कलर माना गया है कि वहीं से मेजरमेंट किया गया है। तो थीटा की वैल्यू तो ये हो गई यहाँ पे डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। आया समझ में? अब बैगनी कलर और जो आपका ये तो थीटा की वैल्यू हो गई यानी कि कोणीय विक्षेपण की, अपॉन क्या हो गया यहाँ पे येलो कलर का विचलन कितना हो रहा है, लाल कलर का विचलन कितना हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी परिभाषा क्या होगी यहाँ पे, तो इसकी जो परिभाषा होगी होगी कोणीय विक्षेपण थीटा, कोणीय विक्षेपण थीटा एवं पीले रंग का कोणीय विचलन, पीले रंग के कोणीय विचलन यानी कि डेल वाई के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्षमता कहते हैं, फॉर्मूला ये है इसका, ठीक है। तो ऐसे आप इन परिभाषाओं को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको दूसरी तरीके से अगर हम निरूपित करें तो कैसे कर सकते हैं, अपवर्तनांक के पदों में, कि अपवर्तनांक वायलेट कलर का अपवर्तनांक रेड कलर का अपॉन नीटा माइनस 1, क्योंकि डेल की जो इक्वेशन आई थी वो नीटा माइनस 1 के इक्वल ही तो आई थी एक तरीके से। तो ऐसे भी आप इसको व्यक्त कर सकते हो अपवर्तनांक के पदों में, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन आपने सुना होगा, प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें, इसमें लिख देता हूं पहले, प्रकीर्णन जब प्रकाश की किरणें वायु के कणों पर आपतित होती हैं तो ये कण प्रकाश को अवशोषित करके सभी दिशाओं में क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा प्रकीर्णन होता है, जैसे आपका जो बादलों का जैसे सफेद दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, ठीक है ना। तो इन सभी में क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। या फिर जैसे हम कहें कि जैसे लाल जो कलर होता है, रेड कलर, वो हमें दूर से ही कैसा दिखता है, हमें दिख जाता है क्योंकि उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होती है, होती नहीं होती है। तो उसका जो प्रकीर्णन होता है वो हो नहीं पाता है, तो हमें वो स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। जबकि अन्य कलर क्या होते हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो उनका जो प्रकीर्णन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रकीर्णन के अंदर ही आती हैं, ठीक है। तो ऐसे है, तो यहाँ पे इसकी सीधी सी परिभाषा है कि प्रकाश जब वायु में उपस्थित
कणों पर पड़ता है। कणों पर पड़ता है तो ये कण प्रकाश को अवशोषित करके सभी दिशाओं में उत्सर्जित करते हैं। अतः प्रकाश की इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये एक सीधी सी इसकी परिभाषा है कि प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है ना। अब आगे अगर इसकी हम बात करें कि प्रकीर्णन आपका जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो प्रकीर्णन में जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, रमन प्रभाव पढ़ा था ना। तो जो रमन प्रभाव है उसको हम बोलते हैं अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। क्या बोलेंगे? अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। तो रमन प्रभाव के थ्रू ही जितने भी आप देखते हो, आसमान का नीला दिखाई देना, डेंजर जो आपके स्थान होते हैं उनका लाल स्याही से पुता होना, बादलों का सफेद दिखाई देना, तो ये सारे जो कारण हैं वो किसके कारण में आते हैं? रमन प्रभाव के फैक्टर में, यानी कि इसके अंदर ही आते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं प्रकीर्णन। तो एक तो होता है आपका प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और एक होता है आपका अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। तो दो तरीके के प्रकीर्णन हैं। अप्रत्यास्थ को हम बोलते हैं रमन प्रभाव। अब इसको अगर हम परिभाषित करें तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? जब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ठीक है प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के समान होती है तो उसे प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकीर्णन होने से पहले और प्रकीर्णन होने के बाद कि अगर जो वेवलेंथ है, जो तरंगदैर्घ्य है, अगर वो एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हम बोलेंगे यहाँ पे प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। ऐसे यहाँ पे दूसरा है अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। जब इसमें समान है तो इसमें क्या होगी? असमान होगी। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें कंडीशन बना सकते हैं, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किसके समान नहीं है? प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की। ये कंडीशन बना दी मैंने सॉल्ट में। ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। तो दो आपके प्रकीर्णन है, पहला है प्रत्यास्थ, दूसरा है आपका अप्रत्यास्थ। तो प्रत्यास्थ में तो ये सीधा सा मैंने परिभाषा लिखा ही है कि दोनों की वैल्यू कैसी होगी? समान।
अप्रत्यास्थ में दोनों की वैल्यू कैसी होगी, असमान। ठीक है ना। अब इसमें एक वैज्ञानिक रेले हुए थे, तो उस रेले ने अपना एक कंडीशन और दिया था, इसमें शर्त दी थी प्रकीर्णन से संबंधित, तो वो क्या है वो और देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक संबंध व्युत्पन्न किया था प्रकाश की तीव्रता और तरंग दैर्ध्य के बीच में। ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रकीर्णन वैज्ञानिक रेले के अनुसार, रेले के अनुसार। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया था, वो क्या दिया था कि आई यानी कि प्रकाश की जो तीव्रता है वो तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये एक रिलेशन है जो किसने दिया था, वैज्ञानिक रेले ने। ठीक है, कि प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लिख सकते हैं प्रकाश की तीव्रता यानी कि आई कम तीव्रता इसको बोल रहे हैं, यानी कि इंटेंसिटी। ठीक है ना, आई, तो इसलिए यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट किया। तीव्रता तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको हम रेले इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेले इक्वेशन। तो ध्यान रखने वाली बात है। अब इस विकिरण की प्रक्रिया के आधार पर ही कई सारी घटनाएं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैं लिख सकते हैं प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। कौन कौन सी हैं, जैसे आसमान का नीला दिखाई देना, ठीक है, आसमान का नीला दिखाई देना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, खतरे के निशान लाल स्याही से व्यक्त करना। तीसरा हो सकता है बादलों का सफेद दिखाई देना। ठीक है। चौथा हो सकता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक है ना, ये भी एक पॉइंट है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको याद रखना है। तो इन सब के पीछे जो कारण है वो आपका प्रकीर्णन ही है। ठीक है ना। तो नीला दिखाई देना, तो नीले कलर का जो प्रकीर्णन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जो हमारी आंखों के लिए कैसा होता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए जब प्रकाश की किरणें वायु में उपस्थित कणों पर आपतित होती हैं, तो उस किरणों में से नीले रंग का प्रकीर्णन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वो फैला फैला नजर आता है, जो हमें आंखों के लिए संवेदनाएं प्राप्त करता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए वो नीला दिखाई देता है। खतरे के निशान लाल स्याही से व्यक्त करना,
जैसे कोई डेंजर है जोन है, या कोई रेलवे फाटक है, आपने देखा होगा वहाँ पे खतरा लिखा रहता है लाल स्याही से चिन्ह, या कोई कोई पॉइंट है जो खतरा है, सुरंग है, कुछ भी है, तो वहाँ पे भी लाल स्याही से क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो दूर से हमें दिख जाता है रेड कलर, ठीक है ना, इस वजह से। और पिकीनन उसका कम होता है, तो इस वजह से डेंजर जो जोन होते हैं, स्थान होते हैं, खतरनाक स्थान, उनको लाल स्याही से हम होते हैं। बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, जैसे बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम के बाद बादल हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं? कि किरणें जो होती हैं प्रकाश की, वो वायु, जब बारिश हो जाती है उसके बाद वायुमंडल में कुछ छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं, पानी की बूंदें, जल की बूंदें। जैसे ही प्रकाश उन बूंदों पर पड़ता है तो वो बूंदें क्या करती हैं, सारे के सारे प्रकाश को अपने अंदर ही अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है ना, अवशोषित कर लेती हैं, उत्सर्जित तो वो नहीं करती हैं। तो इस वजह से बादल हमें कैसे दिखाई देते हैं? सफ़ेद दिखाई देते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय सूर्य का लाल दिखाई देना, मैंने अभी कहा कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य उसकी क्या होती है? सबसे हाईएस्ट होती है। तो सूर्य उगता है या छुपता है तो वो हमें कैसे दिखाई देता है? लाल ही दिखाई देता है, ठीक है ना। तो रेड कलर का तरंग दैर्घ्य हाईएस्ट होता है, तो तरंग दैर्घ्य हाईएस्ट है तो इसका मतलब उसका जो अपवर्तनांक होता है वो कैसा होगा? लोएस्ट होगा, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना है आपको। तो ये सारी क्या उसकी घटनाएं हैं, तो ये सारी जो घटना वो किस पे आधारित हैं? प्रकीर्णन की घटना पे ही आधारित होती हैं। हमारी बात समझ में? तो ऐसे हम इसको यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके पॉइंट हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको याद रखना है। इससे पहले आपने डेरिवेशन पढ़ा था, इसके बाद आप जो पढ़ोगे वो तरंग दैर्घ्य के बारे में पढ़ोगे, तो सॉरी इंद्रधनुष के बारे में। तो इंद्रधनुष की जो प्रक्रिया है, कैसे कैसे इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष के प्रकार कितने होते हैं, जैसे प्राथमिक इंद्रधनुष हो गया, द्वितीयक इंद्रधनुष हो गया। अब उसमें अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना आधारित है, पूरा जो टॉपिक है वो आपने पढ़ा हुआ है, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। उसके बाद जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप उपकरणों के बारे में, ठीक है। जैसे आपने सूक्ष्मदर्शी क्या है, दूरदर्शी क्या है, सूक्ष्मदर्शी की जो स्थितियां हैं उनके बारे में पढ़ोगे, कितने प्रकार होते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। अब ये टॉपिक आपके उसमें बचे हुए हैं लास्ट में। फिर आई वाला बायोलॉजी का टॉपिक है, एक आपने पढ़ा होगा कि आई यानी कि नेत्रिका, ठीक है ना। नेत्र क्या है? हमारी जो आंख होती है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे कैसे उसका रेटिना पे जाके प्रतिबिंब बनता है, जिससे वो आपके तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ होता है, मैसेज देता है, सिग्नल कि कौन सी चीज़ किस आकृति की है, क्या है, कैसे है। तो ये सारी चीज़ें अगले वाले टॉपिक होंगे, ठीक है ना। तो ये अब आशा करता हूँ कि आज तक का जितना भी हो गया वो आपने पढ़ा होगा ध्यान से घर पे, जितनी भी डेरिवेशन हुई है उसको आप करके देखिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो बता दी जाएगी आपको। थैंक यू।